Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about the new population strategy of China. China announces new measures for couples to have more children. ये जो टॉपिक है गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी जीएस पेपर 3 में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है चाइना में और उससे भारत क्या सीख सकता है। देखिए चाइना के अंदर तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या हुआ करता था, राइट। रिसेंटली इंडिया हैज सरपास चाइना, बट चाइना यूज्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने अडॉप्ट की वन चाइल्ड पॉलिसी, जो काफी लंबे समय तक वहां एप्लीकेबल रहा, राइट फ्रॉम 1980 टिल 2016। तो लगभग 36 इयर्स तक चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी प्रैक्टिस की। वन चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता था कि एनी कपल हु आर टू हैव मोर देन वन चाइल्ड, तो फॉर एडिशनल चाइल्ड उनके ऊपर फाइन लगाया जाता था। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो उनकी नौकरी खत्म कर दी जाती थी। दे यूज टू फेस टर्मिनेशन फॉर हैविंग मोर देन वन चाइल्ड। तो इस तरीके से वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया चाइना ने। ऑर्डिनरी लोगों के लिए पेनल्टी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टर्मिनेशन ऑफ देयर जॉब। लेकिन काफी लंबे समय तक वन चाइल्ड पॉलिसी चलाने के कारण धीरे धीरे चाइना की जनसंख्या तो कम हुई ही, बट एक नई प्रॉब्लम देखी जाने लगी कि ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगा और वर्किंग एज पॉपुलेशन उस हिसाब से प्रोपोर्शन में कम होने लगा। तो फिर धीरे धीरे चाइना ने टेपर डाउन किया अपनी इस पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी को। इट अलाउड कपल टू हैव टू चिल्ड्रन, मीन्स नो पेनल्टी या नो टर्मिनेशन ऑफ जॉब फॉर हैविंग टू चिल्ड्रन। रदर इट स्टार्टेड प्रमोटिंग कि कपल शुड हैव टू चिल्ड्रन। लेकिन एक ऑथोरिटेरियन स्टेट जैसे कि चाइना है, ये लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स तो कर सकता है, लेकिन ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स करना उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन है, राइट। लॉजिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी लाइक प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन। स्टेट क्या कर सकता है, इंसेंटिव ही तो दे सकता है, थोड़े से अट्रैक्टिव ऑफर्स ही तो दे सकता है, फाइन। बट चूंकि इतने लंबे समय से वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती रही है कि अब धीरे धीरे लोग ने उसको अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज ऑल्सो गॉन अप इन चाइना, सो नाउ पीपल आर अनविलिंग टू हैव टू चिल्ड्रन। सो दैट इज वाई नाउ डिस्पाइट government relaxation over number of children that a couple could have since 2016, couple were continuing with their one child approach. कई सारे लोग तो they are going for no children at all, while others who are having kids would usually keep it to one child only, because now people are accustomed to having either one or no child. तो ये वन चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट करने के बाद भी सिंस 2016 द पॉपुलेशन वाज नॉट रिवर्स्ड। पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है दैट वाज नॉट रिवर्स्ड, यंग एज पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है। तो 2021 के बाद से चाइना की सरकार ने कुछ और नए नए मेजर्स अडॉप्ट करने शुरू किए इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज पीपल। इसी को कहा जाता है नज पॉलिसी। तो जो स्टूडेंट्स पहले से न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते आ रहे हैं, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म नज पॉलिसी। बाकियों को जिन्होंने अभी रिसेंटली देखना शुरू किया है, इनको मैं आगे फिर किसी दिन समझाऊंगा। एथिक्स की क्लास में तो मैं सिखाता ही हूँ नज पॉलिसी। तो 2021 onwards, China's government has been adopting nudge policy, where it is giving more and more offers, support to the couple to have more children, more than two children in fact. उसी कॉन्टेक्स्ट में ये रिसेंट अनाउंसमेंट किया है चाइना की सरकार ने। इट हैज अनाउंस्ड 13 न्यू टारगेटेड मेजर्स like expanding child care system, improving education, housing, employment opportunities, so that children ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों चाइना के अंदर, कपल टू गो फॉर मोर एंड मोर चिल्ड्रेन।
दिस इज व्हाट चाइना इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। तो सवाल ये उठता है कि व्हाई चाइना वांट्स पीपल टू हैव मोर चिल्ड्रन। आंसर इज सिंपल। चाइना की इकोनॉमी जो है वो एजिंग इकोनॉमी हो रही है। वहाँ पे ओल्ड एज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है आज कंपेयर टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी को काफ़ी लंबे समय तक फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन करना। आज के डेट में अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी संख्या 400 मिलियन के आसपास पहुंचने की संभावना है बाय 2035। जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, दैट मीन्स देयर वुड बी लेस वर्किंग पीपल एंड मोर ओल्ड एज पीपल। ये है चाइना का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। और इस तरीके के स्ट्रक्चर को कहा जाएगा इन्वर्टेड डेमोग्राफी स्ट्रक्चर, जहाँ पे ज़्यादा एज के साइड में, हाइयर एज साइड में आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द यंग एज। ये टेपर्ड हो गया यंग एज में, 30-35 साल के लोगों की संख्या कम है एज कंपेयर टू द ओल्ड एज पीपल। इसको कहा जा रहा है इन्वर्टेड डेमोग्राफी। और एज एंड व्हेन टाइम प्रोग्रेसेस बाय 2050 दिस विल इवन मोर बिकम इन्वर्टेड। ज़्यादा एज वाले लोग 70, 75, 80 साल वाले लोगों की संख्या और भी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय चाइना। So people would live for longer time. At the same time, since people are having lesser number of children, so replacement would not be at the same rate. और इस तरीके से डिस्टॉर्टेड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो वुड बी क्वाइट हाई। देखिए 15 to 64 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं वो कहे जाते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, और बाकी 15 से कम उम्र के जो बच्चे हैं या 64 से ज़्यादा उम्र के लोग जो है उनको कहा जाता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। सो धीरे धीरे डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो होगा वो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है, स्पेशली बिकॉज more and more old age population would be there in overall demography of China because of better healthcare facilities and lesser number of children being born। तो इस कारण से ये higher dependency ratio and distorted demographic structure, this is the main problem that China is facing and it is having direct impact on its economy। इकोनॉमी पे सीधा सीधा असर पड़ रहा है। काम करने वाले लोगों की संख्या है कम, ओल्ड एज लोगों की संख्या है ज़्यादा, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है सरकार को। ओल्ड एज लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की अगर बात कर ली जाए तो, या तो फिर जेरियाट्रिक केयर अलग अलग तरीके के, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल प्रोवाइड करने की बात की जाए तो इस कारण से चाइना की इकोनॉमी में अब एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इन्वर्टेड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफी मीन्स होता है पॉपुलेशन का से रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन, उसको कहा जाता है डेमोग्राफी। डेमोज मीन्स पीपल एंड ग्राफी मीन्स इंफॉर्मेशन विथ रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो वेयर डिड चाइना गो रॉन्ग? क्लियरली चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की वो एक वेल थॉट स्ट्रेटेजी थी, बट इट स्ट्रेच्ड इट फॉर वे टू लॉन्ग। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर ए वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट होता है क्लोज टू 2.1। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है, आई एम सो सॉरी, ध्यान से सुनिए, फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को सिखाता हूँ। फर्टिलिटी रेट या टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज बोर्न बाय अ कपल ओवर अ पीरियड ऑफ देयर रिप्रोडक्शन साइकिल, ये होता है फर्टिलिटी रेट या टोटल फर्टिलिटी रेट। Number of children that a couple is expected to born or bear over a period of their reproductive cycle, ये हो गई फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट इज 2.1। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने अगर बच्चे ऑन एन एवरेज एक कपल जन्म दे तो पॉपुलेशन लगभग स्टैग्नेट हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 है, यानी कि अगर 10 कपल मिलकर के 21 बच्चों को जन्म दे ओवरऑल ऑन एन एवरेज, या 100 कपल ओवरऑल 210 बच्चों को जन्म दे, तो इसका मतलब हो गया कि फर्टिलिटी रेट इज 2.1 मीन्स द फर्टिलिटी रेट हैज हिट द रिप्लेसमेंट रेट एंड नाउ पॉपुलेशन विल स्टैग्नेट।
अभी चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इतने लंबे समय तक अडॉप्ट किया कि चाइना के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से काफी नीचे आ गया। फर्टिलिटी रेट केम टू 1.7 जबकि रिप्लेसमेंट रेट इज 2.1। और यही कारण है कि धीरे धीरे डेमोग्राफी जो है वो डिस्टॉर्टेड होने लगी। ओल्ड एज लोगों की संख्या होनी शुरू हो गई ज्यादा। ये हो गए दादा दादी, मान लीजिए नाना नानी, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो इसी को कभी कभार चाइना में कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ 4:2:1, कि विथ टाइम ओल्ड एज पीपल आर सर्वाइविंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड since there are better health facilities, but young generation is not coming up with the same rate in order to fill the vacuum in the economy as far as working population is concerned, since the fertility rate is quite low. Replacement rate was and replacement rate is considered to be close to 2.1, जबकि चाइना के अंदर total fertility rate went as low as 1.7, leading to distorted demography. और अब चाइना की सरकार बार बार इंसेंटिव भी दे रही है, येट पीपल आर नाउ यूज टू वन चाइल्ड नॉर्म मेनली। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज ऑल्सो गॉन अप, दैट इज वाई पीपल डोंट वांट टू हैव मोर चिल्ड्रन, एंड दिस इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग China's demographic structure and which is having impact on overall China's economy. Pension seeking people are more, working population is less. अब ये जो इवेंट्स हो रहे हैं या ये जो फिनोमेना देखने को मिल रहा है चाइना के अंदर, इट इज बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज लेसन फॉर इंडिया। तो ये एडिशनल पॉइंट मैंने अपने तरफ से दिया है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अब अपना पीक टच कर चुकी है। अब धीरे धीरे वो टैपर डाउन ही होगी, डिक्लाइन ही होगी। सो चाइना वॉन्ट बी एबल टू ड्राइव द वर्ल्ड इकोनॉमी फर्दर। इट वुड नो लॉन्गर वुड रिमेन ड्राइवर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो है वो एजिंग हो रही है। साथ ही साथ वहाँ पे जो उसका चीप लेबर का एडवांटेज था, दैट इज ऑल्सो गोइंग अवे बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग अप। सो इसका फायदा सीधा सीधा इंडिया उठा सकता है, एंड इंडिया कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर बिजनेसेस फ्रॉम चाइना टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया एंड प्रोवाइड मोर एंड मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू इंडियन पीपल एज वेल एज एड टू इंडियाज जीडीपी। क्योंकि भारत की इकोनॉमी एज कंपेयर टू चाइना इज क्वाइट यंग। अभी डेमोग्राफी हमारे फेवर में है। हमारे यहाँ पे जो एवरेज एज है दैट इज 28 ईयर्स। सिर्फ चाइना नहीं, यूरोपियन डेमोग्राफी, यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर जो मेन कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, वहाँ पे भी डेमोग्राफी जो है वो एजिंग साइड में जा रही है, इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर इन्वर्टेड। वहाँ पे भी एवरेज एज जो है वो 47 ईयर्स के आसपास पहुंच चुका है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, बट एट द सेम टाइम इट इज अ लेसन फॉर इंडिया ऑल्सो, कि चाइना ने जिस तरीके से स्टीप डिक्लाइन कराया अपने फर्टिलिटी रेट का, जिस कारण से लॉन्ग रन में चाइना की इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगा, हमें इस तरीके का स्टीप डिक्लाइन कराने से बचना है एज फार एज आवर पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज आर कंसर्न। हमें धीरे धीरे टेपर डाउन करना होगा हमारे फर्टिलिटी रेट को, और हमें कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट रेट पर आकर के रुक जाना होगा। और अगर मौजूदा टाइम में देखा जाए तो भारत ने अपना रिप्लेसमेंट रेट को लगभग हिट कर दिया है। As per National Family Health Survey number 5, which is conducted by Government of India Ministry of Health and Family Welfare, India's total fertility rate is already 2, which is slightly less than the replacement rate. So now population will stabilize. But इसको यहीं तक मेंटेन करना है। अगर देखा जाए मौजूदा टाइम में तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो फास्ट तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, और अगर ये फर्दर डिक्लाइन होने लगा, जो होगा एज पर अ रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल मेडिकल रिलेटेड जर्नल लैंसेट, अगर ये इसी फास्ट तरीके से डिक्लाइन होने लगा तो बाय 2050 इट में गो एज लो एज 1.29, and which will create a vacuum like situation for Indian economy also, as it is currently being faced by China. So that could be a problem. अभी ये जो डिस्कशन हमने किया है, इसके बेसिस पे दो प्रश्न यूपीएससी के इस साल के सॉल्व किए जा सकते हैं। ये दोनों प्रश्न मैंने एग्जैक्टली दिए थे इन द मंथ ऑफ जुलाई ऑल्सो इन ड्यूरिंग द न्यूज़ पेपर एनालिसिस, जब इस तरीके का डिस्कशन हमने किया था। तब आज एक बार फिर से दे रहा हूँ मैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले किया है वो फिर अटेम्प्ट करिए,
और नए स्टूडेंट्स तो करेंगे ही करेंगे, जिन्होंने पहले किया है उनका रिवीजन हो जाएगा, नए स्टूडेंट्स जो हैं दे विल बी एबल टू लर्न मोर. So I hope this discussion has brought some clarity to you with respect to events going on in China as far as their population is concerned and what could be learning and opportunities for India. The next topic is again related to China only. कि Brazil becoming second BRICS country after India to not to join China's Belt and Road Initiative. This topic is important from our syllabus GS paper 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. समझते हैं क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, एकदम डिटेल में समझते हैं. देखिए, चाइना की अगर आप ज्योग्राफी को देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके ज़्यादातर हिस्से में डेजर्ट है. यहाँ पे अलग अलग तरह के डेजर्ट्स हैं, गोबी डेजर्ट एंड ऑल. तो डेजर्ट में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो नहीं सकती और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन सेटलमेंट है भी नहीं. तो चाइना का जो मेन पॉपुलेशन सेटलमेंट है वो इस साइड में है, ईस्टर्न साइड में है, नियर द कोस्ट. अब चाइना ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड करता है वो करता है वाया साउथ ईस्ट एशिया, इस रीजन से. और चाइना भारत की तरह ही एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है. जैसे भारत लार्जली डिपेंड करता है ऑन इम्पोर्ट टू मीट इट्स oil, natural gas requirement, वैसे ही चाइना ऑल्सो लार्जली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट टू मीट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट. अब चाइना का ज़्यादातर ट्रेड जो है इस साउथ ईस्ट एशियन रीजन से होकर के गुजरता है. उसमें एक यहाँ पे स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब होता है नैरो वाटर बॉडी बॉर्डर्ड बाय 2 लार्ज लैंड मास. तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ मलक्का. वहाँ से मेनली चाइना का सारा बिजनेस मूव करता है, क्योंकि सेटलमेंट तो ईस्टर्न साइड में है. तो यहाँ के लोगों को अगर कुछ चाहिए तो वो इसी रीजन से मूव करते हुए जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ से वो ट्रेड करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. स्पेशली देयर एनर्जी नीड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द गल्फ रीजन, पर्सियन गल्फ, और उसके अलावा रेड सी रीजन से. तो इस तरीके से चाइना की एनर्जी रिक्वायरमेंट या एनर्जी के जो वेसल्स हैं दे मूव फ्रॉम सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का. अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी नैरो जोन है और इस एरिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं विच आर प्रो यूएस. फॉर एग्जांपल फिलीपींस हो गया, दैट इज प्रो यूएस. मलेशिया, सिंगापुर हो गए, प्रो यूएस हो गए. तो इसी कारण से चाइना के लिए हमेशा ही एक खतरा बना रहता था राइट सिंस बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि तब से चाइना जो है वो अमेरिका के कॉम्पिटिटर की तरह इमर्ज हो रहा था. उसके पहले तक तो अमेरिका वुड नॉट केयर अबाउट चाइना. अमेरिका वुड मेनली फोकस ऑन curbing the rise of Russia. But by the beginning of 21st century, China started emerging as a competitor, at least economic competitor to the US. But China की एक वीकनेस थी कि इसका ज़्यादा एनर्जी फ्लो जो है वो इस रीजन से होते हुए गुजरता है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट विथ और अलॉन्ग स्ट्रेट ऑफ मलक्का. तो ये चाइना की एक वीकनेस थी. साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का डायरेक्टली ओपन इनटू अंडमान सी, जहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं भारत के, जहाँ पे भारत ने ट्राई नेवल कमांड या ट्राई सर्विस कमांड बना रखा है. ट्राई सर्विस कमांड का मतलब यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों स्टेशनड है. सो इसी कारण से चाइना के लिए जो खतरा है और बढ़ जाता है कि कहीं भारत की जो ट्राई सर्विस कमांड है उसने चाइना के सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को काट दिया तो देयर माइट बी एनर्जी क्राइसिस इन चाइना. उसके अलावा यूएस, प्रो यूएस कंट्रीज तो हैं ही, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, तो दे माइट कट एक्सेसिबिलिटी ऑफ चाइना टू द रीजन विच माइट लीड टू एनर्जी क्राइसिस इन चाइना. सो सच जियो strategic concerns of China, where the major reason behind China to look forward to have other ways of accessibility to Indian Ocean. ये जो कंसर्न है इसको चाइना के प्रेसिडेंट उस टाइम के हु जिनताओ ने साल 2003 में ओपनली एक्नॉलेज भी किया. उन्होंने इसको नाम दिया मलक्कन डायलेमा फॉर चाइना, कि हमारे लिए तो एक चिंता का विषय है. अब आप ये कहोगे कि सर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही क्यों गुजरना है, यहाँ से क्यों नहीं गुजर सकता ट्रेड? गुजर सकता है, बट मलक्कन डायलेमा का मतलब सिर्फ मलक्कन स्ट्रेट से नहीं है. एनी
sea line of communication that passes through this region can be potentially blocked by pro-US country stationed in this region. और भारत का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में वो तो मजबूत है ही, सो दैट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ कंसर्न फॉर चाइना कि हम लोगों को एनर्जी इंपोर्ट करनी होती है बहुत सारी, और एनर्जी इंपोर्ट के लिए बहुत सारा सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि ट्रेडिंग वेसल्स यहाँ से गुजरते हैं, और उसको कट डाउन कर सकता है अमेरिका और भारत जैसे देश जो चाइना के एडवर्सरी हैं, जिसको इस कंसर्न को चाइना ने नाम दिया मलक्कन डायलेमा, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से मेनली चाइना का ट्रेड फ्लो करता था। दूसरे स्टेट से भी फ्लो करने में भी रिस्ट्रिक्शन तो है ही। नाम है मलक्कन डायलेमा, बट इट सिंपली मीन्स द पॉसिबल लिमिटेशन दैट कुड बी पुट ऑन चाइनाज एनर्जी प्रोक्योरमेंट बाय इट्स एडवर्सरीज लाइक इंडिया एंड यूएस फ्रॉम दिस रीजन। ये जो भारत के ट्राई सर्विस कमांड स्टेशन है अंडमान निकोबार में, इनको नाम दिया गया अलग अलग स्ट्रैटेजिस्ट द्वारा आयरन कर्टन of India for China, a curtain that could obstruct China's accessibility to Indian Ocean, further adding to Malaccan dilemma threat for China. तो अपने इस मलक्कन डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए चाइना केम अप विथ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसको नाम दिया उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत चाइना प्लान्ड टू क्रिएट roadways, railways, and series of ports, pipeline in order to connect its eastern region, जहाँ पे उसका मेन पॉपुलेशन सेटलमेंट है, with यूरोपियन मार्केट थ्रू रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स, पाइपलाइन। और इस तरीके से चाइना लेकर के आया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की इतने सारे पॉइंट्स, एक्सेसिबिलिटीज वो क्रिएट कर देगा कि अगर आप एक रास्ते से उसका फ्लो रोकोगे तो दूसरे रास्ते से एक्सेस कर पाएगा अलग अलग रीजन को दुनिया के। चाइना ने कहा कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इट इज चाइनाज ऑफिशियल अटेम्प्ट टू रिवाइव एंशियंट टाइम का सिल्क ट्रेड रूट, जहां जिन रास्तों को इस्तेमाल करके एंशियंट टाइम में सिल्क में ट्रेड हुआ करता था बिटवीन द ट्रेडर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड इवन मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। तो सिल्क ट्रेड रूट को रिवाइव करने का अटेम्प्ट है इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एट द सेम टाइम इट वुड एड्रेस चाइनाज मलक्कन डायलेमा। इसके अंतर्गत कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं जो चाइना को कनेक्ट करेगा विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड अदर एशियन कंट्रीज। इट विल बूस्ट ट्रेड ऑफ कोर्स, स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, बट दो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे मलक्कन डायलेमा के कॉन्टेक्स्ट में, तो दो महत्वपूर्ण है। एक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट्स अ रोड एंड पाइपलाइन प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट्स कासगर रीजन ऑफ चाइना विथ ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC, विच कनेक्ट्स क्यूमिंग रीजन ऑफ चाइना विथ यांगोन एंड क्याकफाओ पोर्ट ऑफ म्यांमार। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की मदद से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की मदद से, चाइना ने जो अपना मलक्कन डायलेमा था उसको काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लिया। अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का या उसके आसपास के रीजन से अगर ट्रेड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट भी किया जाता है, तो चाइना इज हैविंग टू अदर ऑल्टरनेटिव्स इन ऑर्डर टू हैव एक्सेसिबिलिटी इन द इंडियन ओशन। अभी पर्सियन गल्फ या रेड सी रीजन में तो सीधा सीधा एक्सेसिबिलिटी मिल सकती है विद हेल्प ऑफ दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस तरीके से चाइना ने अपने मलक्कन डायलेमा को तो रिजॉल्व कर लिया विद दीज टू सब प्रोजेक्ट्स विद इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। अब चाइना दुनिया के बाकी देशों को इनकरेज कर रहा है कि आप भी आएं और ज्वाइन करें हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। हम आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इससे पोर्ट डेवलप करेंगे, रोड या रेलवे लाइन डेवलप करेंगे, और उसके बदले में हम आपको, मतलब चाइना इज इनवाइटिंग अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू ज्वाइन इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कैसे वो ज्वाइन करेंगे? तो चाइना विल गिव देम सम मनी in terms of loan, of course, and few amount of capital in terms of grant
जिनका इस्तेमाल करेंगे वो देश अपने अपने यहाँ पे रोड, रेलवे लाइन, पाइपलाइन को डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल, ये जो रोड आप देख रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला, अब पाइपलाइन आप देख रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला, ये तो है मेनली पाकिस्तान में। तो इसको डेवलप करने के लिए चाइना ने कुछ लोन दिए हैं पाकिस्तान की सरकार को, लगभग $60 बिलियन के आसपास का लोन है पाकिस्तान की सरकार को। तो इस तरीके से अलग अलग देश की सरकारों को चाइना लोन दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, ताकि वो अपने अपने देशों में ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर पाएं। और लॉन्ग व्यू या ओवर व्यू अगर देखा जाए तो सारे देश जब अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगा। So China is inviting more and more countries to join its Belt and Road Initiative. Some countries are joining in voluntary manner, means without expectation of fund from China, while others who are unable to develop infrastructure, they are being supported by China as far as monetary requirement is concerned. कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और सारे देश अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे तो फिर ओवरऑल ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट किया जा रहा है, कंट्री बाय कंट्री लेवल पे। और दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों ने साइन कर दिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डॉक्यूमेंट को। और कई सारे देश खुद से ही वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के उस पार्ट को डेवलप कर रहे हैं जो उनके देश का हिस्सा है, बिना टेकिंग लोन फ्रॉम चाइना, while others are seeking some loan from China in order to build the infrastructure in terms of road, ports and pipeline. भारत की अगर बात की जाए तो इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन नहीं किया है, इसको ज्वाइन नहीं किया है। और इसके पीछे कारण सरल है। सबसे बड़ा कारण व्हाई इंडिया हैज नॉट जॉइंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज टेरिटोरियल सोवरेनिटी इशू। देखिए, कासगढ़ से जो ग्वादार तक जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच इज अ सब प्रोजेक्ट विद इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, इसमें आप अगर देखें तो रोड और पाइपलाइंस बिछाए गए हैं कनेक्टिंग कासगढ़ टू ग्वादार। वो रोड और पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन से होते हुए गुजरता है। नाउ दिस रीजन बिलोंग्स टू इंडिया। भले वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है अभी, बट है तो इंडिया का हिस्सा। बट चाइना ने ये रोड बनाने से या पाइपलाइन बनाने से पहले भारत से परमिशन नहीं लिया है या कंसल्ट नहीं किया है। दैट मीन्स चाइना इज इनडायरेक्टली थ्रेटनिंग इंडियाज टेरिटोरियल सोवरेनिटी ओवर द रीजन। चाइना इनडायरेक्टली कह रहा है कि आई डोंट कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस कारण से अगर मान लीजिए भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का फैसला ले लेता है तो इसका मतलब भारत ने चाइना के इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी अप्रूव कर दिया है। उसका मतलब ये हो जाएगा कि भारत ने ये मान लिया है कि पीओके रीजन डज नॉट बिलोंग टू इट, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन। दैट इज व्हाई ऑफ कोर्स इंडिया हैज एंड विल नॉट ज्वाइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिकॉज हो सकता है थोड़े बहुत इकोनॉमिक फायदे हों, बट इसका एक मेजर टेरिटोरियल सोवरेनिटी चैलेंज है भारत के लिए, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। कई सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना बाय बिल्डिंग सीरीज ऑफ पोर्ट्स इन इंडियन ओशन अराउंड इंडिया इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहाँ पे हो गया ग्वादार पोर्ट, फिर मालदीव माले पोर्ट, हम्बनतोटा पोर्ट इन श्रीलंका, क्याकफाओ पोर्ट इन म्यांमार, चिटगोंग पोर्ट इन बांग्लादेश। इस तरीके से चाइना जो है वो भारत के अराउंड अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कई सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है। और उन लोगों ने भारत के अराउंड जो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स हैं उनको नाम दिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक नोशनल थ्योरी है जो चाइना कभी भी ऑफिशियली मानेगा नहीं, बट दुनिया के अलग अलग सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया, दे बिलीव कि China is trying to encircle India, and that is why the component of Belt and Road Initiative around India, in Indian Ocean especially, has been given another name known as String of Pearls, an attempt by China to encircle India. उसके अलावा there is an issue of debt trap,
चाइना क्या करता है, जिन देशों के पास फंड नहीं होता उनको पैसा देता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें हमसे पैसे लेकर के। और जब वो देश पैसे को टाइम पे नहीं लौटा पाते, व्हेन दे आर नॉट एबल टू रीपे बैक द लोन ऑन टाइम, तो चाइना फिर काफ़ी हाई हैंडेड अप्रोच अपनाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कोई कंपोनेंट खुद ही अक्वायर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, हम्बनतोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका that has been taken up by China for 99 years in debt swap agreement. Debt swap मतलब Sri Lanka was given debt first of all to develop this port, and now it is not able to repay back the debt. Then China has taken up this port for 99 years with itself. So इसी को कहा जाता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, कि पहले तो वो लोन देता है और बाद में उस पर फंसा देता है। एंड फॉर दिस रीजन ऑल्सो ऑफ कोर्स इंडिया डज नॉट वांट टू ज्वाइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। करंट न्यूज भी इसी से रिलेटेड है। ब्राजील की सरकार ने भी फैसला किया है कि इट विल नॉट बी ज्वाइनिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, and this makes Brazil the second BRICS country after India to decline participation in Belt and Road Initiative. ब्राजील का मेन कंसर्न वही है कि डेट ट्रैप हो जाता है वंस कंट्री ज्वाइंस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। इसीलिए वो चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एक्सप्लोर करेगा, बट सम अदर ऑल्टरनेटिव। और ब्राजील जो है वो सीधा सीधा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनना नहीं चाहेगा। दिस इज व्हाट इज द करेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आया था एथिक्स पेपर में यूपीएससी में, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इनडायरेक्ट रेफरेंस लिया है, बट सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं है। ये सवाल काफ़ी ब्रॉड है, आप खुद से सोचें, अटेम्प्ट करें और फिर चाहिए तो आंसर देखें। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने आज ही वो देखा है रिक्वेस्ट, कि सर पूरा पूरा आंसर देने के बजाय सिर्फ हिंट्स दिया करें आप। ठीक है, मैं वो भी कर सकता हूँ, बट पूरा आंसर देने के पीछे मेरा मकसद ये होता है कि थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स आपको मैं देता चलूँ, जो आप मेंस के टाइम में इस्तेमाल कर पाओ। एक बार अभी पढ़ लो, मेंस के टाइम में भी पढ़ लो, तो याद रहेंगी चीज़ें। दैट इज़ द रीज़न वाई आई राइट फुल आंसर। बट येट इफ मोस्ट ऑफ यू वांट कि मैं आंसर ना दूं, सिर्फ हिंट्स दूं स्ट्रक्चर की, यहाँ पे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, तो दैट इज ऑल्सो फाइन विथ मी। आई कैन डू दैट ऑल्सो, रादर दैट वुड बी ईजियर फॉर मी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेस्ट इन गुवाहाटी अगेंस्ट फेलिंग ट्रीज फॉर फ्लाईओवर। अभी ये न्यूज जो है तो गुवाहाटी का, लेकिन नेशनल लेवल पे काफी चर्चा हो रही है इस पे। तो इसको हम लोग यूपीएससी में भी आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले एपीएससी इंटरव्यू में भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंटल एथिक्स में इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है, एथिक्स पेपर में। इन ऑर्डर टू गिव आर्ग्यूमेंट्स या एग्जांपल इन फेवर ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स में हम ये लिख सकते हैं। न्यूज़ क्या है कि गुवाहाटी सिटी में एक 5.05 किलोमीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर बन रहा है, विच वुड बी लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर फॉर गुवाहाटी सिटी सो फार। ये फ्लाईओवर कनेक्ट करेगा दिगली पुखरी को नून माटी से। ऑफ कोर्स इसका मकसद है सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना और एक्सपैंड करना, बट अब इसके लिए कई सारे पेड़ों को काटने की जरूरत है। सो मैनी ट्रीज हैव बीन मार्क्ड फॉर फेलिंग। इस तरीके से वो जो कंस्ट्रक्शन टीम है वो आकर के येलो क्रॉस लगा करके जा रही है। तो इस तरह के 21 पेड़ों को अभी येलो क्रॉस लगाया गया, जिनको काटा जाएगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस फ्लाईओवर, जिसको लेकर के फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है गुवाहाटी शहर के अंदर। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका मानना है कि इन तरह के पेड़ों को काटने से इकोलॉजिकल डैमेज होगा गुवाहाटी शहर को। इनफैक्ट सिटीजन्स हैव आल्सो, रेजिडेंट्स ऑफ गुवाहाटी हैव आल्सो अपील टू द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट कि वो सुओ मोटो पीआईएल खुद ही लें अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इशू। तो कई पासिंग रेफरेंस में इस पूरे इंसिडेंस का आप जिक्र कर सकते हैं कि कैसे पीपल हैव कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फ्लाईओवर्स या फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन। एनीवे वी हैव ऑलरेडी सीन कि फ्लाईओवर बनाना इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। ई श्रीधरन साहब ने भी कहा था, जो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, कि लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक मेट्रो एंड ऑल वुड बी अ सॉल्यूशन। जस्ट मेकिंग फ्लाईओवर इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस इन लॉन्ग रन। नेशनल आयुर्वेदा डे, दिस टॉपिक डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर साल धनतेरस के दिन आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश के अंदर सिंस 2016। तो यानी कि कल का दिन
जो धनतेरस का दिन था उस दिन हमने आयुर्वेदा डे की तरह सेलिब्रेट किया। मकसद है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आयुर्वेदा विच इज एन एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदा डे ऑफ 2024 का थीम है आयुर्वेदा फॉर ग्लोबल हेल्थ। सवाल ये उठता है कि नेशनल आयुर्वेदा डे धनतेरस के दिन क्यों मनाते हैं? तो देखिए, धनतेरस का जो दिन है वो माना जाता है धनवंतरी जयंती। लॉर्ड धनवंतरी की जयंती है धनतेरस की, इसीलिए उस दिन आयुर्वेदा डे मनाया जाता है, क्योंकि लॉर्ड धनवंतरी इज कंसिडर्ड एज डिवाइन फिजिशियन इन हिंदू माइथोलॉजी। तो धनतेरस के दिन लॉर्ड धनवंतरी का जन्म हुआ था, ऐसा हिंदू मान्यता में माना जाता है, हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है। और इसी कारण से सिंस लॉर्ड धनवंतरी amongst Indian god, I'm so sorry, Hindu gods, is considered to be the god of health. He was divine physician. He is divine physician. और इसी कारण से धनतेरस के दिन, जिस दिन लॉर्ड धनवंतरी का जन्म हुआ है, उस दिन नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाता है। लॉर्ड धनवंतरी को हेल्थ से लिंक करके देखा जाता है। इसी कारण से नेशनल मेडिकल कमीशन, जो रेगुलेटरी बॉडी है मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया का, उसके लोगो में लॉर्ड धनवंतरी का कलरफुल इमेज देखने को आपको मिल सकता है। नेशनल मेडिकल कमीशन का लोगो इंक्लूड्स कलरफुल इमेज ऑफ लॉर्ड धनवंतरी। अब आपके मन में जरूर प्रश्न उठेगा कि लेकिन सर, धनतेरस के दिन तो प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा पाठ किया जाता है, लक्ष्मी पूजा की जाती है, धन दौलत की पूजा की जाती है, तो इसके पीछे भी कहानी है, माइथोलॉजी बिहाइंड धनवंतरी जयंती एंड धनतेरस। तो विष्णु पुराण में जिक्र किया गया है समुद्र मंथन का, जहां पे असुरों ने और भगवानों ने मिल करके फैसला किया कि हम समुद्र का मंथन करेंगे, जिससे अमृत जो निकलेगा उसको हम आपस में शेयर करेंगे। तो देव एंड असुर स्ट्रक एन अलायंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अमृत टुगेदर थ्रू समुद्र मंथन। और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन, जिसमें माउंट मंदारा को यूज किया गया रॉड की तरह, सरपेंट वासुकी को यूज किया गया रोप की तरह, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में पहले निकले धनवंतरी और साथ ही साथ आई गॉडेस लक्ष्मी, तो दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ। तो लॉर्ड धनवंतरी एंड गॉडेस लक्ष्मी बॉर्न टुगेदर। गॉडेस लक्ष्मी मैरिड लॉर्ड विष्णु, जबकि लॉर्ड धनवंतरी इज कंसिडर्ड टू बी लॉर्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। तो चूंकि लक्ष्मी और धनवंतरी दोनों का जन्म धनतेरस के दिन हुआ, इसीलिए धनतेरस के दिन में लॉर्ड धनवंतरी की भी पूजा होती है और गॉडेस लक्ष्मी की भी पूजा होती है। गॉडेस लक्ष्मी की पूजा होती है फॉर प्रॉस्पेरिटी, लॉर्ड धनवंतरी की पूजा होती है फॉर गुड हेल्थ। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल आयुर्वेदा डे। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरा गलत है। बस 16 ही तो फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, बाकी 40 तो भारत में बनने वाले हैं। सॉक्स नॉक्स से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। पीएच लेवल 7 से कम होना चाहिए फॉर एसिडिटी, एसिड रेन। और अगर चौथा स्टेटमेंट गलत है, फॉरेस्ट आर अफेक्टेड बाय एसिड रेन। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। फॉरेस्ट रिजर्व को निगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा, स्ट्रेंथ नहीं होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।